Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 14th of November 2021. तो 14 नवंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले वन पर्सन वन लाइक का इनिशिएटिव हमने नहीं, आपने स्टार्ट किया है और आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे क्योंकि वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ी सी झिझक रह जाती लाइक करने में। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर साइड। एंड जिसको भी करंट अफेयर्स की सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो मैंने डेट डाली थी उसमें 20 नवंबर से सीरीज़ के स्टार्ट होने की, लेकिन 15 नवंबर से मैं उसमें कंटेंट डालना स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें पहला आई थिंक ऐसे राइटिंग का थोड़ा पार्ट में डालने वाला हूं और करंट अफेयर्स जून वाले पार्ट से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ। संडे का दिन है। सवाल है पहला, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स इनमें से कौन रिलीज करता है? फर्स्ट इज हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, सेकंड इज वर्ल्ड फेडरेशन अगेंस्ट ड्रग्स, तीसरा है अलायंस फॉर अ ड्रग फ्री वर्ल्ड, या चौथा है वियना एनजीओ कमिटी फॉर ऑन नारकोटिक्स ड्रग। ये मैंने पढ़ाया था, अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया है, आप बताइएगा आंसर। दूसरा सवाल है, Which of the following Indian cities are a part of United Nations Creative Cities Network? तो United Nation Creative Cities Network का पार्ट इनमें से कौन सी सिटीज़ हैं? फर्स्ट इज चेन्नई, सेकंड इज जयपुर, थर्ड इज कोची। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी है यूनाइटेड नेशंस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का पार्ट। ऑप्शंस आर 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रोजेक्ट 75I इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोजेक्ट 75I किससे रिलेटेड है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। It is a program launched by the Indian Navy to build 6 Scorpion class attack submarines. Second is, it is an initiative of the government of India to celebrate and commemorate 75 years of progressive India. तीसरा है, इट इज अ डॉक्यूमेंट रिलीज्ड बाय नीति आयोग विच रिप्लेस द 5-year प्लान्स, या चौथा है, इट इज अ प्रोग्राम विच एम्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो आपको बताना है कि प्रोजेक्ट 75I इनमें से किससे रिलेटेड है। 4 स्टेटमेंट्स मैंने आपको दे दिया, आपको बताना है कौन सा सही है। चौथा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। अब एक ग्रुप दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें से सारी जो रिवर्स हैं वो ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। फर्स्ट इज शारदा, सोन, गिर, दूसरा है सतलज, हिंडन, तमसा, तीसरा है भीमा, यमुना, रामगंगा, या चौथा है घाघरा, गंडक या सोन। तो दीज आर द ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। पॉज करके आप आंसर कर लीजिए। आंसर मैं आपको बता भी देता हूं साथ में। पहला जो सवाल था ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का, उसको रिलीज करता है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। आंसर ए हो जाएगा, इसको लिख लीजिए अगर आपने नोट्स में नहीं अपडेट किया तो। दूसरा सवाल है, यूनाइटेड नेशन क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का पार्ट कौन सी सिटीज हैं? तो चेन्नई, जयपुर तो है, कोची नहीं है। याद रखिएगा, चेन्नई जयपुर के अलावा और कौन सी सिटीज हैं? तो चेन्नई है, वाराणसी है, ये म्यूजिक के लिए है। जयपुर है, उसको क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के लिए रखा गया है। मुंबई सिटी ऑफ फिल्म्स के लिए रखा गया है। हैदराबाद को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी फूड के लिए रखा गया है। एंड श्रीनगर को क्रिएटिव एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी में रखा गया है। तो याद रखिएगा ये 5 सिटीज हैं, चेन्नई एंड वाराणसी, ये हो गया 2 हो गया। इसके अलावा जयपुर हो गया तीसरा, फिर मुंबई हो गया चौथा, फिर हैदराबाद हो गया 5वां, और अभी रिसेंटली जो भी जिसको मिला है वो है श्रीनगर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी। तो ये 6 हो गए, 6 हो गए। याद रखिएगा, दीज आर द 6 सिटीज जो कि इंक्लूडेड है इन दैट। ठीक है ना? होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला सवाल जो था वो था प्रोजेक्ट 75I क्या है? तो ये प्रोग्राम है, इसको इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है टू बिल्ड 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन। तो स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन बनाने के लिए बेसिकली इसको लॉन्च किया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड लास्ट सवाल था, कौन सी ट्रिब्यूटरीज गंगा की हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये तो आपको पता होगा कि शारदा ट्रिब्यूटरी नहीं है। एंड ये इस सेकंड वाले ऑप्शन में जैसे हिंडन आपको पता होगा कि ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, हिंडन जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। एंड तीसरे में जैसे भीमा है वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड चौथा है जैसे घाघरा, गंडक एंड सोन, ये पूरी की पूरी गंगा की ट्रिब्यूटरी। तो आंसर विल बी डी विल बी द आंसर। ठीक है ना? मूव करते हैं आगे। पहले फ्रंट से नहीं, हम अब लास्ट से स्टार्ट करेंगे। पहले जो न्यूज़ है हम उनसे स्टार्ट नहीं करेंगे, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मूव करते हैं लास्ट पेजेस से। इसके जो लास्ट पेजेस है वो इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल जो आया है वो है गिफ्ट्स फॉर ऑल।
अब यहाँ पे आरबीआई ने एक्चुअली दो स्कीम्स स्टार्ट की हैं। आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो स्कीम्स स्टार्ट की हैं, और इन दो स्कीम्स में पहली जो स्कीम है वो क्या है, वो है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। द फर्स्ट स्कीम इज रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड सेकेंड वन इज द इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। ठीक है ना, तो कौन कौन सी स्कीम है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड सेकेंड वन इज द इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। ठीक है, तो ये दोनों आपको नाम याद रखना है सबसे पहले। अब सबसे पहली जो स्कीम है रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, कौन सी है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम है। अब रिटेल डायरेक्ट स्कीम का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, स्मॉल इन्वेस्टर्स जो रहेंगे वो खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है ना, वो क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, उसमें खरीद फरोख्त। जैसे क्या होता था, G-SEC जो है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का नाम आपने सुना होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो दूसरे बैंक्स को बेचते हैं, दूसरे बैंक से खरीदते हैं। ठीक है ना, ये सिस्टम होता था। अब क्या है, ये बहुत ही नया इनिशिएटिव जिसमें रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं, वो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो डायरेक्टली अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद या बेच सकते हैं विदाउट हैविंग टू गो थ्रू इंटरमीडियरी लाइक म्यूचुअल फंड्स। पहले इंटरमीडियरीज के थ्रू जाना पड़ता था, ये वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, लेकिन अब वो डायरेक्टली खरीद या बेच सकते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्कीम, कि इसमें अब डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स जो रहेंगे, स्मॉल इन्वेस्टर्स भी जो रहेंगे, वो क्या कर सकते हैं, दे कैन डायरेक्टली सेल एंड बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नाउ इट इज सिमिलर टू प्लेसिंग फंड्स इन डेट इंस्ट्रूमेंट सच एज फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन बैंक्स। अब ये उसी तरीके से हो गया जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में आप पैसा रखते हो ना, वैसे ही डायरेक्टली आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली। ठीक है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली। अब देखो यहाँ पे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो रहती हैं वो गिल्ट एज्ड या जीरो रिस्क सिक्योरिटीज। ऊपर जो गिल्ट सिक्योरिटी लिखा है ना, तो गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी का मतलब होता है जीरो रिस्क सिक्योरिटी, मतलब इसमें डिफॉल्ट का रिस्क नहीं होता। तो गवर्नमेंट तो आपके पैसे देगी ही देगी, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई और वो आपको पैसे देगी ही देगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो गिल्ट सिक्योरिटीज रहती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, इसीलिए उनको गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज कहा जाता है। मैं एक बार लिख के बता दूं आप लोग को क्या है ना, तो इसको कहा जाता है एक्चुअली में क्या, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। तो ये गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी क्यों होती है, क्योंकि इनमें रिस्क का बिल्कुल एलिमेंट जीरो होता है, डिफॉल्ट का एलिमेंट जीरो होता है कि ये डिफॉल्ट कर जाएगा या फॉल्ट कर जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता। फिर गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं, दे में ऑफर बेटर इंटरेस्ट रेट्स देन बैंक्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स। तो यहाँ पे सिंपल सी बात, दूसरा बेनिफिट ये भी हो सकता है कि कई बार आप लोग जैसे एफडी में पैसा रखते हैं या कुछ है, तो वहाँ पे तो एफडी तो बहुत कम 4.5-5% के इंटरेस्ट पे मिलता है। कई बार हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको ज़्यादा बेटर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा हो, तो एक अच्छा अल्टरनेटिव आपको मिल जाएगा टू स्पेंड, और स्पेंड भी कर रहे हैं और आपकी गारंटीड भी पूरी है कि आपको पूरा पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगी। एंड यहाँ पे देखो लिखा है इंडियाज लार्जेस्ट लेंडर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट ऑफर्स 5.4% ऑन डिपॉजिट्स ऑफ लेस देन 2 करोड़। तो अगर 2 करोड़ से कम का डिपॉजिट है तो 5.4% का ही रिटर्न वो देता है। तो हो सकता है कि और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और जैसे यहाँ पे लिखा है बेंचमार्क 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो रहा है इंटरेस्ट रेट 6.366 रहा है। तो देख सकते हैं आपकी 1% से भी ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट। जब आप बड़ी अमाउंट्स में बात करेंगे तो 1% से काफी ज्यादा इधर उधर हो जाएगा। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखो लिखा है कि जी ऑफरिंग्स, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफरिंग अब किस तरीके से कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स जो कि रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलना चाहते हैं आरबीआई के साथ, वो कर सकते हैं विद एन ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल की मदद से रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोल सकते हैं इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, जिनको इन्वेस्ट करना है तो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोल सकते हैं। एंड वो आरबीआई के साथ वो अकाउंट होगा। जैसे ही वो अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है विद द एड of password sent to the user's mobile phone, तो investors will be permitted to buy securities either on the primary market। तो उनको पास दोनों ऑप्शन रहेगा। प्राइमरी मार्केट मतलब डायरेक्टली जब आप खरीदते हैं, और सेकेंडरी मार्केट जब आप सेकेंड हैंड यानी कि एक फिर आपके बाद एक बाद मतलब इंटरमीडिएट से जब आप लेने लगते हो तो सेकेंडरी मार्केट हो जाता है। और प्राइमरी मतलब डायरेक्टली आपने सोर्स से ही ले लिया, मतलब आरबीआई डायरेक्टली आपने आरबीआई से ले लिया। ठीक है ना।
The minimum amount for a bid is rupees 10,000 and in multiples of rupees 10,000 thereafter. मतलब कि जो मिनिमम आपको लगाना है पैसा वो 10,000 रुपये लगाना है और उसके बाद आपको 10,000 के मल्टीपल्स में यानी 20,000 या 30,000 या 40,000 50,000 इस तरीके से आप लगा सकते हैं. पेमेंट कैन बी मेड थ्रू नेट बैंकिंग और यूपीआई प्लेटफॉर्म्स. आप पेमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं. दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. एंड रिटेल पार्टिसिपेंट्स वुड बी बिडिंग फॉर द सिक्योरिटीज अंडर द नॉन कॉम्पिटिटिव सेगमेंट. ठीक है ना. तो नॉन कॉम्पिटिटिव सेगमेंट्स के अंदर आप बिडिंग कर सकते हैं. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. एक इंपॉर्टेंट चीज ऑथर ने एक और बताई है. वाई वॉज इट नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम. तो नेसेसरी क्यों था. तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रॉडन द इन्वेस्टर बेस एंड प्रोवाइड रिटेल इन्वेस्टर्स विद इनहैंस्ड एक्सेस टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट. यहाँ पे उन्होंने कहा पहला तो एक ब्रॉडन द इन्वेस्टर्स बेस, इन्वेस्टर्स के बेस को बढ़ाना था. दूसरा इन्वेस्टर्स को भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मार्केट अवेलेबल कराना था. जो प्राइमरी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों ही उनको अवेलेबल कराना था, है ना. इट्स अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म. एक तरीके से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अंतर्गत ये आएगा. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट thing which is happening and it will help in smooth completion of the government borrowing program. तो गवर्नमेंट की बोरोइंग को इन सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन और स्मूथ करने का काम भी ये करेगा. दैट इज द थिंग which is there. दूसरा है आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम. अब ये कौन सी स्कीम है. इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम. अब ये जो नया ये स्टार्ट किया इन्होंने, एक्चुअली इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम है. वन नेशन वन ज्यूरिसडिक्शन. याद रखिएगा, वन नेशन वन ज्यूरिसडिक्शन. ये लिख लो आप लोग. क्या हुआ था अभी तक आरबीआई में तीन अलग अलग ऑम्बुड्समैन चल रहे थे. आरबीआई हैड 3 डिफरेंट ऑम्बुड्समैन स्कीम्स टू एड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स, विद रिस्पेक्ट टू एनबीएफसीज एंड नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इश्यूअर्स. तो 3 अलग अलग थे. जैसे बैंक्स थे तो बैंक्स के लिए अलग ऑम्बुड्समैन चल रहा था, एनबीएफसीज के लिए अलग ऑम्बुड्समैन चल रहा था, और जो नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इश्यूअर्स थे उनके लिए अलग ऑम्बुड्समैन चल रहा था, है ना. और इनके जो ऑम्बुड्समैन मतलब जो ये 3 अलग अलग स्कीम्स थी ऑम्बुड्समैन की, इनके लिए 22 ऑम्बुड्समैन ऑफिसर्स बनाए गए थे. ठीक है ना. इनके लिए क्या बनाए गए थे. 22 ऑम्बुड्समैन ऑफिसर्स. अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ऑम्बुड्समैन कर रहे हैं, ऑम्बुड्समैन होता क्या है ना. आपको यही समझ में नहीं आ रहा ना ऑम्बुड्समैन क्या होता है. आपका काम आसान करूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए. ऑम्बुड्समैन एक तरीके का क्या होता है, एपिलेट बॉडी होती है. इसको लिख लो इस चीज को बता रहा हूं, कोई इतना सरल नहीं बताएगा आपको. इट्स एन एपिलेट बॉडी. ऑम्बुड्समैन क्या काम करता है. एपिलेट मतलब यहां पे आप अपील करते हो. मतलब पहले आप नॉर्मल जो उसका रेगुलेटर है उससे रेजोल्यूशन मांगते हो, और जब आपको उससे रेजोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप एपिलेट बॉडी पे जाते हो. जैसे मान लो आपने सेशन कोर्ट में कोई काम किया, मतलब केस किया, सेशन कोर्ट के जस्टिस से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में जाओगे, और हाई कोर्ट में जब जाते हो तो आप अपील करते हो. मतलब यू आर यूजिंग हाई कोर्ट एज एन एपिलेट. तो ऑम्बुड्समैन क्या होता है, एक एपिलेट बॉडी होती है जहां पे कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, वेयर द कस्टमर्स. लिख लो, ऑम्बुड्समैन इज एन एपिलेट बॉडी वेयर द कस्टमर्स कैन एस्केलेट द कंप्लेंट्स. कैन एस्केलेट मतलब कि अपील करते हैं या उसको और आगे बढ़ाते हैं और हायर लेवल में बढ़ाते हैं. एस्केलेट द कंप्लेंट्स इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल्स टू एड्रेस द कंप्लेंट्स विद इन 30 डेज. मतलब कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, मतलब कि सपोज करो कि बैंक एसबीआई का कोई इश्यू आ गया, तो एसबीआई ने अगर 30 दिनों तक मैटर नहीं सुलझाया तो आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास जा सकते हो. ठीक है ना, कि आपका जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है इसने मेरा रेजोल्यूशन 30 दिन में नहीं किया है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं. तो ऑम्बुड्समैन क्या है, एक एपिलेट बॉडी है जहां पर आप जा सकते हो अगर आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसने 30 दिनों के अंदर मैटर को नहीं सुलझाया. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. वन नेशन वन ज्यूरिसडिक्शन, वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन, ये भी एक इसका ये इंपॉर्टेंट चीज है. एंड इसका भी एक पोर्टल बनाया जाएगा, एक ईमेल रहेगा, एक एड्रेस रहेगा कस्टमर्स के लिए, ताकि वो अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकें. तो हम इसके लिए भी एक पोर्टल बनाया जाएगा. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. एंड एक इंपॉर्टेंट चीज आपको लिख लीजिए इस चीज को, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज रहेगा कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई का. एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन
कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, वो इसका बेसिकली क्या रहेगा, एपिलेट अथॉरिटी रहेगा इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है ना। और मैंने आपको बता दिया कि जो बाकी के ऑम्बुड्समैन ऑफिसेज हैं उसके जुरिस्डिक्शन ये समाप्त किए जाएंगे और ये एक वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन के रूप में काम करेगा। विल एमपी लेट्स बी चेंज्ड पोस्ट पैंडेमिक, तो इसके लिए एमपी लेट्स को क्या चेंज किया जाएगा। तो पहले बेसिक बैकग्राउंड बता दिया कि एमपी लेट्स स्टार्ट हुआ था नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में 1993 में, और तब 50 लाख की ग्रांट दी जाती थी हर साल एक एमपी को, जिसको 1 करोड़ बढ़ा करके किया गया 94-95 के टाइम पे। एंड तीसरा रिवीजन 2 करोड़ का हुआ 97-98 में, एंड यूपीए गवर्नमेंट ने 2011-12 में इसको बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया था। एंड एमपीज को पैसा मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के अगर एमपी हैं तो वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में काम कर सकते हैं, राज्यसभा के हैं तो अपने स्टेट के लिए काम कर सकते हैं, और अगर नॉमिनेटेड मेंबर हैं तो वो पूरे कंट्री में कहीं पे भी डेवलपमेंटल काम कर सकते हैं। ऐसे एमपीओ के अलग अलग काम डिवाइडेड है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि इसका जो ये रिकमेंडेटरी नेचर का काम करते हैं, ड्यूरेबल एसेट्स को बनाने के लिए, ड्यूरेबल एसेट्स को क्रिएट करने के लिए फंड का यूज़ किया जाता है, ड्यूरेबल एसेट्स को बनाने के लिए फंड का यूज़ किया जाता है, और इसका रिकमेंडेशन वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को देते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है, उसके बाद वो बनता है, ठीक है ना। इसके अलावा अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि इन केस ऑफ अ नेचुरल कैलामिटी, अगर नेचुरल कैलामिटी होती है तो एमपीज फ्रॉम नॉन अफेक्टेड एरियाज, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी होती है किसी एरिया में, तो जो नॉन अफेक्टेड एरिया के एमपीज हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं 25 लाख तक का काम इन द डिजास्टर हिट प्लेसेस। मतलब उनके अगर कंस्टिट्यूएंसी में नहीं भी हुआ है डिजास्टर, तो भी जहां हुआ है वहां पे 25 लाख तक का काम वो रिकमेंड कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। कंट्रोवर्सीज क्या क्या हुई, कंट्रोवर्सीज ये हुई कि करप्शन के बहुत कंट्रोवर्शियल केसेस आए, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया एक बार उन्होंने किसी इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ये आरोप लगा दिया था कि एक ट्रस्ट को वो रन कर रहे हैं। एक बार उन्होंने कहा कि टेंडर के लिए पैसे लिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही। तो यही दोनों तीनों आप कंट्रोवर्सीज रखिएगा, करप्शन के ये सब वो सब रहता है। अब क्या चेंजेस की ज़रूरत है, तो ऑथर ने आप ये किया कि चूंकि अगर आप एमपी लैड स्कीम देखें तो उसमें कंस्ट्रक्शन और ड्यूरेबल एसेट्स को बनाने का ही ज़्यादातर बात किया गया है, मतलब वहीं पे फंड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ये नॉन लैप्सेबल फंड होता है, लेकिन उसको स्पेंड करने के लिए ड्यूरेबल एसेट्स बनाने जरूरी है। लेकिन यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि एमपीज डिमांड ये कर रहे हैं कि कोविड-19 के बाद जैसे हमने देखा डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है कंट्री में, तो आप हमको ये भी परमिशन दो कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बच्चों को लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। तो ये इशू अभी पेंडिंग है, लेकिन ये चेंजेस एक्सपेक्टेड है, दीज चेंजेस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर, है ना, तो ये आपको याद रखना है। विल इंडिया बी सैंक्शनड फॉर S-400 परचेज, तो S-400 क्या है, ये डिफेंस सिस्टम है, याद रखिएगा। S-400 क्या है, ये डिफेंस सिस्टम है जो हम रशिया से ले रहे हैं, इसका नाम ट्रायम्फ है, TRIUMF, ट्रायम्फ याद रखिएगा। ये डिफेंस सिस्टम है जो कि हम कहाँ से ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। लेकिन चूंकि यूएसए ने 2017 में एक एक्ट लेकर के आए थे जिसका नाम है काटसा, यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट 2017 का एक्ट था। और इसमें उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति भी कोई भी अगर रशिया के साथ या ईरान के साथ या नॉर्थ कोरिया के साथ अगर डील करता पाया गया तो फिर वहीं पे दोस्ती खत्म कर देंगे वहाँ पे और सैंक्शंस लगा देंगे काटसा के अंतर्गत। लेकिन अभी चूंकि इंडिया के रिलेशन यूएसए के साथ काफ़ी अच्छे हैं, जो बाइडेन उसको ज़्यादा मैटर को अभी पुश तो नहीं कर रहे हैं, बहुत ऐसी अर्जेंसी नहीं दिखी है, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। लेकिन 2020 में ही यूएसए ने टर्की जो कि उसका नाटो पार्टनर है उनके ऊपर जरूर सैंक्शंस लगाए थे, काटसा के अंतर्गत ही उन्होंने लगाए थे, है ना। एंड इसके अलावा सऊदी अरेबिया भी प्लान कर रहा है। तो यहाँ पे ऑथर ने ये ज़रूर कहा है कि हो सकता है कि इसलिए लगाए सैंक्शंस, क्योंकि अगर यूएसए सैंक्शन नहीं लगाता है तो फिर बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो रशिया के साथ डील करना चाहती हैं और उनके ऊपर एक गलत मैसेज जाएगा और हो सकता है फिर वो सारे उनके साथ डील करना शुरू कर दें। तो दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर हेजिटेंट इन दैट। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगला जो न्यूज़ है वो फ्लाइंग मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेज वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे एक वैक्सीन का नाम लिखा है जो पहली अप्रूवल दिया गया था। तो इसको याद रखेगा कि जो पहली वैक्सीन है मलेरिया की जिसको अप्रूवल दिया गया वो थी कौन सी आपकी RTS-AS01, RTS-S बोलते हैं इसको, RTS-S बोलते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन शोन टू प्रोवाइड पार्शियल प्रोटेक्शन, ठीक है ना। इसको RTS यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हैं, लेट मी राइट दैट डाउन, इसको अपन बोलते हैं RTS-S
दिस इज द फर्स्ट वैक्सीन, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। और इसके अलावा अभी रिसेंटली एक और वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है ना, इसके अलावा भी अप्रूवल दिया गया है, WHO ने दिया है वो अप्रूवल, वो दिया है मॉस्किरिस्क को, ये लिखा है मॉस्की रिक्स को दिया गया है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की ये वैक्सीन है जो कि बनाई गई है ना, तो दैट हैज़ अगेन बीन फॉर्म्ड, ये भी वैक्सीन है जो कि उसके लिए किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो वैक्सीन का ट्रायल हुआ था ये अफ्रीकन नेशंस में हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी है ना, वहाँ पे मॉस्किटोज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मलेरिया भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेवेलेंट है, जो वो उसका बर्डन है काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा एक और रैपिडली स्प्रेडिंग जो डिसीज़ है वो है डेंगू होता है एडीज एगिप्टी के कारण, एडीज एगिप्टी मॉस्किटो के कारण होता है, विच हैप्पीली ग्रोज इन द स्मॉल स्टैग्नेंट पूल्स ऑफ वाटर सच एज डिस्कार्डेड टायर्स, जैसे टायर डिस्कार्ड कर दिया, पानी भर गया, वहाँ पे आपके डेंगू के मच्छर आ जाएंगे। डेंगू के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसके 4 सीरोटाइप्स हैं, देयर आर 4 सीरोटाइप्स ऑफ डेंगू वायरस, ठीक है ना, डेंगू वायरस बोलते हैं, डेंगू वायरस के आपके 4 सीरोटाइप्स हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म अ वैक्सीन, अ कॉम्प्रिहेंसिव वैक्सीन फॉर, क्योंकि 4 अलग अलग वेरिएंट्स हैं और चारों वेरिएंट्स को सेटिस्फाई करने वाली वैक्सीन बनानी पड़ेगी, तो ये थोड़ा ये रहता है। लेकिन एक वैक्सीन थी जिसका नाम था डेंगवैक्सिया, याद रखिएगा, डेंगवैक्सिया नाम की वैक्सीन है फ्रॉम द सनोफी पास्चर, वो उसको अप्रूवल दिया गया है, दैट हैज़ शोन सम एफिकेसी इन दैट, एंड इस वैक्सीन ने डेंगवैक्सिया ने कुछ एफिकेसी दिखाई है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रैटेजी है, जिसमें कि एक बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, वोल्बाचिया पिपियंटिस, ये याद रखेगा, एक इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है, कॉमनली फाउंड इन मेनी इंसेक्ट्स, है ना, याद रखिएगा, लेकिन डेंगू कैरिंग मॉस्किटोज में ये नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। एक बैक्टीरियम है वोल्वाचिया पिपियंटिस इंट्रासेल्युलर पैरासाइट विच इज कॉमनली फाउंड इन मेनी इंसेक्ट्स बट नॉट इन द डेंगू कैरिंग मॉस्किटो। तो ये बैक्टीरियम जो है वोल्वाचिया पिपियंटिस, ये मतलब कि एक पैरासाइट है जो कि विच इज़ फाउंड कॉमनली इन इंसेक्ट्स बट नॉट इन द डेंगू कैरिंग मॉस्किटो। और इसको जब आप डेंगू कैरिंग मॉस्किटोज के बीच में छोड़ देते हैं तो क्या करते हैं, बेसिकली ये लोग क्या करने लगते हैं, दे स्टार्ट कंपीटिंग अगेंस्ट देम, है ना, कंपीट करने लगते हैं, है ना, तो दैट इज हाउ दे कैन बी स्टॉप्ड, एंड जो नए डेंगू केसेस है वो डिक्लाइन भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट इनिशिएटिव, क्योंकि आप इनको एडीज मॉस्किटोज को जब आप डोप कर दोगे वोल्वाचिया के साथ इन द लेबोरेटरी, एंड जब उनको रिलीज कर दोगे तो जो डिसीज प्रेवेलेंट है उनके साथ ये कंपीट करने लगेंगे एंड धीरे धीरे ये स्प्रेड कर देंगे, है ना, वोल्बाचिया, और ये जब स्प्रेड हो जाएगा तो फिर इसमें डेंगू केसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। तो वोल्बाचिया पिपियंटिस का नाम याद रखिएगा, है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखा है देखो, बोथ मलेरिया मॉस्किटोज एंड प्लाज्मोडियम पैरासाइट दे नीड वार्म मॉइस्ट वेदर टू फ्लरिश। ये भी लिख लेना कि पैरासाइट्स और जो मॉस्किटोज हैं इनको मतलब कि पैदा होने के लिए वार्म मॉइस्ट वेदर चाहिए रहता है, ठीक है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगली देखो यहाँ पे लिखा है एगशेल प्लैनेट्स। एगशेल प्लैनेट्स क्या होते हैं, तो ये ऐसे रॉकी प्लैनेट्स होते हैं जिनका जो आउटर सरफेस रहता है वो अल्ट्रा थिन, अल्ट्रा ब्रिटल रहता है, एंड देयर इज नो टोपोग्राफी। तो एग शेल प्लैनेट्स कौन से प्लैनेट्स हो गए, एग शेल प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स हो गए जिनका आउटर सरफेस अल्ट्रा थिन है, अल्ट्रा ब्रिटल है और लिटिल और नो टोपोग्राफी है। एंड ऐसे जो प्लैनेट्स हैं दे डू नॉट शो प्लेट टेक्टोनिक्स, तो दे आर अनलाइकली टू शो प्लेट टेक्टोनिक्स एंड देयरफॉर हैबिटेबल नहीं रहेंगे। तो याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यही चीज, देर अनलाइकली टू शो द प्लेट टेक्टोनिक्स, unlikely to show plate tectonics and therefore they are not habitable for they are not habitable। तो ये यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, एग शेल प्लैनेट्स जो हैं वो नहीं होते हैं आपके हैबिटेबल बिकॉज ऑफ द अल्ट्रा ब्रिटल ये आउटर सरफेस, एंड इसलिए प्लेट टेक्टोनिक्स वहाँ पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्रियस माइक्रोब्स, अब यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता था, मतलब कि कहा जा रहा है कि जो माइक्रोब्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ कोल क्रिएशन। जो कोल क्रिएशन होता है उसके फर्स्ट स्टेजेस में माइक्रोब्स का मतलब कि बहुत बड़ा योगदान रहता है। एंड अभी रिसेंटली मिथॉक्सिल ग्रुप कोल का स्टडी किया जा रहा था, मिथॉक्सिल ग्रुप ऑफ कोल स्टडी किया जा रहा था, जिसमें ये शो किया गया है कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो है इवेंचुअली वो कोल बन जाता है थ्रू द एक्शन ऑफ एनाएरोबिक माइक्रोब्स। यहाँ पे ये लिखा है कि थ्रू द एक्शन ऑफ एनाएरोबिक माइक्रोब्स, जो कि क्या करते हैं कि मेथॉक्सिल ग्रुप को कंज्यूम करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं कोल को इनटू मीथेन, ठीक है ना।
डायमंड में क्लू मिला है अभी रिसेंटली, एक ग्रीनिश ऑक्टाहेड्रल शेप्ड डायमंड था जो कि बहुत पहले ओरापा डायमंड माइन बोत्सवाना में मिला था। याद रखिएगा, ओरापा डायमंड माइन बोत्सवाना में ये मिला था। एंड इसमें स्मॉल स्पेक्स दैट टर्न्ड आउट टू बी अ मिनरल, एक नए मिनरल की खोज हो गई है इन दैट डायमंड। ओरापा माइन बोत्सवाना में ये मिला था और इसमें एक नए मिनरल की खोज हुई है जिसका नाम क्या है, डेवे माओइट। याद रखिएगा, इसका नाम है डेव माओइट। याद रखिएगा, द नेम ऑफ द एलिमेंट इज ऑर्गेनिक एलिमेंट इज डेव माओइट। एंड ये जो है ये इट कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सरफेस, लेकिन इट प्लेज अ मेजर रोल इन हीट फ्लो डीप इनसाइड द अर्थ। ये अर्थ के सरफेस पे तो नहीं मिलता, लेकिन डीप इनसाइड द अर्थ ये रोल हीट बैलेंस में प्ले करता है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब। जल्दी जल्दी हमने काफ़ी अच्छी न्यूज़ कवर कर दी है। संडे का दिन थोड़ा आप लोग भी अपने रिवीजन कर लो। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।